तो बॉय विद द ड्रैगन सोल एपिसोड 13 में हमने देखा था एल्डर शी बैमो को एक सीक्रेट स्वॉर्ड दे देते हैं, जिसके बाद एल्डर शी बैमो और वैंग फैंग को एक न्यू प्लेस में लेके जाते हैं जहां 2 पॉट में स्पिरिट लिक्विड रखा हुआ था। जिसके बाद वैंग फैंग और बैमो स्पिरिट लिक्विड में मेडिटेशन करने लगते हैं। जिसके बाद एल्डर शी उन दोनों को फोनिक्स स्क्रप्चर एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं और बैमो बोलता है कि मैं इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। और इस एक्सरसाइज को कंप्रहेंड करते करते बैमो के बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और वो अपने इफेनी सिस्टम से एक और इफेनी यूज करता है। अब एपिसोड 14 हम देखते हैं बैमो डिवाइन फोनिक्स बॉडी को अवेक करने के लिए अपने इफेनी सिस्टम से एक और इफेनी को यूज करने के लिए कहता है और उसके बॉडी से बहुत सारे एनर्जीज निकलने लगते हैं। और तभी एल्डर शी भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो बैमो को देखते हुए उसे पूछते हैं, क्या तुमने इसे कर लिया? और तभी हम देखते हैं बैमो के बॉडी से एक फायर निकलता है और तभी वो डिवाइन फोनिक्स स्क्रप्चर बॉडी में एंटर कर जाता है। साथ ही उसके 2 बड़े बड़े पंख भी निकल जाते हैं, जिससे वो डिवाइन स्पिरिट से निकलता हुआ आसमान में उड़ने लगता है, जिसे देखकर एल्डर शी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं, ये तो डिवाइन फोनिक्स बॉडी है। अब मैं समझ गया, अगर कोई डिवाइन फोनिक्स स्क्रप्चर को प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसे पहले डिवाइन फोनिक्स बॉडी को अवेक करना होगा। और आज बैमो ने डिवाइन फोनिक्स स्क्रप्चर और डिवाइन फोनिक्स बॉडी में मास्टर कर लिया है। ये तो एक अनराइवल्ड पोस्चर है। वही वैंग फैंग बैमो को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, ये कैसे हो सकता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं होली लॉर्ड, एल्डर शैन और श्री तीनों बैमो को देख रहे होते हैं। तभी एल्डर श्री बोलते हैं, ये एक और मूवमेंट है एल्डर शी के साइड से। साथ ही एल्डर शैन भी बोलते हैं, कुछ दिनों पहले ही एल्डर शी के पास ट्रू ड्रैगन सरगीन का ऑरा था और आज ये एक डिवाइन फोनिक्स ऑरा है। और तभी एल्डर श्री बोलते हैं, ऐसा लगता है बैमो का एप्टीट्यूड हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी होली लॉर्ड बोलते हैं, एल्डर शी ने एक अच्छा डिसाइपल लिया है, शायद बैमो फ्यूचर में एल्डर शी को इमोर्टल बॉडी पाने के लिए हेल्प कर सकता है। और तभी एल्डर शैन बोलते हैं, इमोर्टल बॉडी, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है। और एल्डर श्री भी बोलते हैं, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्यों ना ही बैमो एक मॉन्स्टर भी हो, ये इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बैमो डिवाइन लिक्विड में मेडिटेशन कर रहा होता है और तभी वो बोलता है, डन। वहीं एल्डर शी भी उसे देखते हुए बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो हंसते हुए बोलते हैं, तुम एक अच्छे डिसाइपल हो। अब डिवाइन फोनिक्स बॉडी एक किंग बॉडी को बिलोंग करता है, जिसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट फायर एट्रीब्यूट है। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इसे ट्रेन कर सकते हो। बस कुछ ही दिनों में तुमने डिवाइन फोनिक्स बॉडी और ट्रू ड्रैगन किंग बॉडी को प्रैक्टिस कर लिया। मास्टर ने तुम्हें सच में मिसअंडरस्टैंड नहीं किया। फिर वो बैमो से पूछते हैं, बैमो तुम्हें अब कैसा फील हो रहा है? और बैमो बोलता है, मुझे अब फील हो रहा है कि मेरा स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस क्लियर है, साथ ही मैं अपने अराउंड हर एक प्लांट और ट्री को क्लियरली देख सकता हूँ। और फिर एल्डर शी बताते हैं कि स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का सिल्क थ्रेड एक विजन है, जो कि तभी अपीयर होगा जब स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग लेवल पर रीच कर जाएगा। ये अच्छा है, शायद इमोर्टल बॉडी सच में तुम्हें वर्क करेगा। और तभी वैंग फैंग बोलता है, मास्टर मैं भी डिवाइन फोनिक्स स्क्रप्चर को सीखना चाहता हूँ। और तभी बैमो बीच में बोलता है, जूनियर ब्रदर लेकिन तुमने तो क्लियरली कहा था कि डिवाइन फोनिक्स स्क्रप्चर रबिश है। और वैंग फैंग उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें क्या मतलब? और उसके एक जेलसी से बैमो को एक एनवी पॉइंट प्लस हो जाता है। और तभी एल्डर शी बोलते हैं, अच्छा ठीक है, अगर अब तुम्हारा माइंड चेंज हो गया है तो मैं तुम्हें ये जरूर सिखा दूंगा। फिर हमें 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डिवाइन फोनिक्स स्क्रप्चर को प्रैक्टिस करने के बाद वैंग फैंग का हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, पर फिर भी वो उसमें एंटर नहीं कर पाता है। और बैमो से देखते हुए बोलता है, जूनियर ब्रदर तुम्हारा ट्रेनिंग कैसा चल रहा है? मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछने दो। मेरे हिसाब से तो तुम्हारे जूनियर के एप्टीट्यूड से तुमने डिवाइन फोनिक्स स्क्रप्चर को ऑलरेडी ही कंप्लीट कर लिया है ना? वही वैंग फैंग उसे अनदेखा करके वहाँ से जाने लगता है और मनी मन बोलता है, 5 दिन और रात से लगातार मैंने बिना सोए और बिना रेस्ट किए डिवाइन फोनिक्स स्क्रप्चर को प्रैक्टिस किया, फिर भी मैंने कुछ भी प्रोग्रेस भी नहीं किया। फिर वो गुस्से में बोलता है, लेकिन इस बैमो ने कैसे कर लिया? और तभी एल्डर शी भी वहाँ आ जाते हैं और वो बोलते हैं, मैंने तुम लोगों को आज इसलिए यहाँ पे बुलाया है क्योंकि किलन सीक्रेट लीलम ओपन होने वाला है, तो इसके लिए निकलने का समय आ चुका है। और तभी वहाँ पर एक बड़ा सा ईगल उड़ते हुए आ जाता है और एल्डर शी को बोलता है, मास्टर। और एल्डर शी उसे बताते हैं कि ये दोनों मेरे नए डिसाइपल्स हैं और आज तुम इन दोनों को किलन सीक्रेट रिलम में लेके जाओ और इन दोनों को प्रोटेक्ट करना।
किसी भी कीमत में। फिर वो बर्ड मास्टर को बोलता है यस मास्टर। फिर एल्डरशी बैमो और वैंगफेंग को बोलते हैं कि ये बर्ड मेरा स्पिरिट बर्ड और माउंट है, साथ ही मेरा कंपेनियन भी है, साथ ही इसने मुझे सालों भर फॉलो किया है और मैं इसके हाथों में तुम लोगों को छोड़ने पे विश्वास कर सकता हूँ। और फिर वो बर्ड बैमो और वैंगफेंग को अपनी पीठ में लेकर वहाँ से उड़ते हुए निकल जाता है। और उड़ते हुए रास्ते में बैमो बोलता है अंकल बर्ड, आप मास्टर से कैसे मिले थे? मैं किंग ऑफ फेदर्स में कम्पीट करने से फेल हो गया था और मुझे डिवाइन नेस्ट से बाहर निकाल दिया गया था और उस समय मेरा शिकार होने वाला था, लेकिन ओल्ड मास्टर ने मुझे बचा लिया। और फिर बैमो बोलता है क्या ओल्ड मास्टर? क्या मास्टर इतने ज्यादा ओल्ड है? लेकिन वो तो बहुत यंग लगते हैं। फिर वो बर्ड बोलता है सच में ओल्ड मास्टर सच में बहुत ज्यादा ओल्ड है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ओल्ड मास्टर अपने रिलम में ब्रेक थ्रू भी नहीं कर पाए हैं अभी तक, साथ ही उनके जनरेशन के लोग तो अब एंसेस्टर भी बन चुके हैं, इसलिए नेचुरली उनके लाइफ स्पैन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तभी बैमो बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो? मास्टर का लाइफ स्पैन आगे बढ़ गया है। और फिर वो बर्ड बोलता है मास्टर ने इतने सालों में अपने एनर्जी और पोटेंशियल को इमोर्टल बॉडी में ब्रेक थ्रू करने के लिए खर्च कर दिया, पर वो अभी भी इसमें सफल नहीं हो पाए। तभी वैंगफेंग बोलता है मैंने सुना है कि मास्टर ने अपने टैलेंट को स्काई के अगेंस्ट खर्च कर दिया इमोर्टल बॉडी के लिए, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मास्टर ने इमोर्टल बॉडी के लिए इतना कुछ खर्च दिया। और फिर बैमो बोलता है इसका सोल्यूशन क्या है? बर्ड बताता है कि इसका कोई रास्ता नहीं है, ओल्ड मास्टर सिर्फ अपने लाइफ स्पैन को इंक्रीज कर सकते हैं अपने इमोर्टल बॉडी को इम्प्रूव करने के बाद। फिर वैंगफेंग बोलता है लेकिन फाइनली इमोर्टल बॉडी है क्या? क्या ये वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी है? लेकिन ये सबसे मिस्टीरियस बॉडी भी है। फिर वो बर्ड बोलता है ये तो मैं ओल्ड मास्टर से खुद ही पूछना होगा। फिर 2 घंटे बाद बर्ड बोलता है हम लोग यहाँ पहुँच गए और वो बर्ड उन्हें एक जगह पर उतार देता है जहाँ हम देखते हैं सिस्टर यू और ली इन पहले से ही मौजूद रहते हैं। फिर वो बर्ड बैमो और वैंगफेंग को बोलते हैं इसमें एंटर करने के बाद अपॉर्चुनिटी इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन पर ये याद रखना कि अपने लाइफ को बचाना सबसे इम्पोर्टेंट है। और बैमो बोलता है अंकल बर्ड आप चिंता मत करिए। वही हम देखते हैं सिस्टर यू मनी मन बोलती है ये बैमो भी यहाँ आ गया, मुझे इस टाइम इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके इसे यहीं पे खत्म कर देना चाहिए। और तभी ली इन बैमो के पास आकर बोलता है लास्ट टाइम तो तुमने मेरे चैलेंज को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन सीक्रेट रिलम में एंटर करने के बाद मैं देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे अवॉइड करते हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।